गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एप्लीकेशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज होते हैं। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में होते हैं। हर एक चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। जहाँ पे भी फोर्स और एक्सीलरेशन की बात आएगी वहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन आएंगे। तो सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ओके, वेलकम टू लॉज ऑफ मोशन। ओके, मैकेनिक्स है। ओके, तो मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। मैकेनिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक काइनेमेटिक्स होता है और एक होता है डायनेमिक्स। ओके, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है कि काइनेमेटिक्स को बोला जाता है स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। ओके, एंड ऑल इट्स पैरामीटर्स विदाउट नोइंग द कॉज। ओके, विदाउट नोइंग द कॉज, हम कॉज के बारे में नहीं जानेंगे। हम काइनेमेटिक्स से सारा पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ग्राफ, टाइम। ओके, ये सब हम स्टडी करते हैं, लेकिन हम कॉज के बारे में नहीं जानते। अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा स्पीड क्या होगा। ओके, मैं कितना टाइम लिया, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, ये सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। लेकिन ये नहीं जानेंगे कि इसका मोशन का कॉज क्या था, किस कारण मोशन स्टार्ट हुआ। जैसे ये गिरा तो जब गिरा तो फॉल करने में कितना टाइम लिया। ओके, कितने स्पीड से गिरा, कितना हाइट गया। ओके, बीच में ग्राफ कैसा था, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे कि किस फोर्स के कारण गिरा। ओके, डायनेमिक्स में वही फोर्स के मोशन तो पढ़ते हैं, साथ में उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उसे डायनेमिक्स बोलते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन में देखिए, all objects have a natural place in the inverse. The natural state of a body is rest. In the absence of force, a moving object will continue moving. अगर कोई फोर्स ना लगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करते ही रहेगा। ओके, इस पे फोर्स लगाएंगे तो मूव करने लगेगा, इसको छोड़ देंगे तो स्लाइडली नीचे गिरते रहे। ओके, न्यूटन ने एक बुक लिखा था, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया। बुक का नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया, जिसमें उसने लॉज ऑफ मोशन दिया था। ओके, लॉज ऑफ मोशन दिया था, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया नाम के बुक लिखा था, उसमें लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें बताया था। आगे कमेंट करते हैं। ओके, न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया में फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में के बारे में बताया गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रहना पड़ेगा, अगर मोशन में हो तो मोशन में भी रहना पसंद करेगा, until or unless an external force applied on it. Okay, if body is at rest, it will be in rest. If body is in motion, it will continue motion until or unless an external force applied on it. ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। सेकेंड लॉ क्या था, the rate of change of momentum is directly proportional to force applied. ओके, मोमेंटम का चेंज फोर्स पे डिपेंड करता है। ओके, थर्ड लॉ था एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नो डाउट आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। ओके, इनर्शिया, द रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इनर्शिया क्या होता है कि कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। अगर मैं रेस्ट में ही रहूंगा तो रेस्ट में ही रहूंगा, मोशन में रहूंगा तो मोशन में। अगर ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाए। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अभी हम सब क्लास में रूम में क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन अदर प्लैनेट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो हम मोशन कर रहे होंगे। ओके, तीन तरह की इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की एप्लीकेशन पड़ती है। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप बस में खड़े हो, बस अचानक से चालू होगी तो आप पीछे की तरफ जाते हो, या बस में चल रहे हो, बस अचानक से ब्रेक लगाई तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, और फोर्स लगा के हमने डायरेक्शन चेंज करते हैं। ओके, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी, जिसका जितना मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। ओके, एक पत्थर को इसको अगर फोर्स लगा दूं तो मोशन में आ जाएगा, कम फोर्स लगाऊंगा। अगर
मेरे को फोर्स लगाना, एक बड़ा सा पत्थर को मोशन में लाना तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर रोटेशनल मोमेंट्स इट नॉट ओनली डिपेंड ऑन मास बट ऑल्सो ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस तरह नॉर्मल लिनियर मोशन में ओके इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, उसी तरह रोटेशनल मोमेंट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr² होता है, मास का डिस्टेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, every object will remain at rest or in form motion in a straight line until and unless compelled to change its state by action of net external force। हर बॉडी रेस्ट में रहना चाहिए, जैसे बॉल रेस्ट में रहेगा, आप किक कर दो ये मोशन में आ जाएगा। ओके, बॉल आ रहा है आप कैच कर लो रेस्ट में आ जाएगा, तो मोशन से रेस्ट में ला दिए, रेस्ट से मोशन में ला दिए। ओके, फोर्स पुश पुल बचपन में पढ़े थे। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी और स्पीड ऑफ बॉडी और बोथ और इवन शेप ऑफ बॉडी। ओके, फोर्स एक कॉज है जो रेस्ट को मोशन में ला देता है, मोशन को रेस्ट में ला देता है। ओके, बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर देता है, शेप में इस पे जोर से फोर्स लगाओ इसका शेप चेंज हो जाएगा। ओके, नेट फोर्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिप्रेजेंट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। अगर मान लीजिए एक बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लग रही है तो उसका जो नेट फोर्स होगा उनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमें आना चाहिए, वेक्टर एडिशन हमें आना चाहिए। ओके, यही फाइंड नेट फोर्स। ए सिंपल एग्जांपल निकालूंगा। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फंडामेंटल फोर्स है, देखिए 4 तरह के फोर्स है फंडामेंटल। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, हम जानते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स से बनता है। ओके, जैसे मैग्नेट किसी को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ओके, उसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाया जाता है उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। फोर्स दो तरह के, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स का जैसे एग्जांपल दे दिया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स भी देखेंगे क्या होता है। जैसे हो गया नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ओके, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, ये सब क्या है? कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। ओके, थोड़ा सा नॉर्मल निकालने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए बॉडी नॉर्मल, देखिए नॉर्मल हमेशा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कहीं पे रखा गया हुआ है किसी सरफेस पे, तो नॉर्मल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ओके, नॉर्मल always acts perpendicular to the surface। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर करता है, लगता है। ओके, अगर मान लीजिए इधर नॉर्मल ले जाए, इधर खींचे भी फोर्स भी लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। ओके, यहाँ पे भी एपेक्स पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स तोड़ दिया है, आर पैरेलल इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए ड्रॉ द नॉर्मल रिएक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका नॉर्मल ए हो जाएगा, इसका नॉर्मल ए हो जाएगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा, इस पे नॉर्मल लगाएगा। यही बात लिखा गया हुआ है, बनाया गया हुआ है, देखिए ना, इसका ऐसे लग गया बीचों बीच ये। अब बात करते हैं टेंशन। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में लगती है, सब कॉन्टेक्ट फोर्स की एग्जांपल्स है। ओके, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में लगती है। आप रस्सी से बांध के खींचो तो उसमें क्या लगेगी? टेंशन जनरेट होगा। अगर मान लो मैं वायर को पकड़ के जोर से खींच रहा हूँ तो वायर के खींचते तो वायर जो मासलेस वायर लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें क्या जनरेट होती है? टेंशन जनरेट होती है। चलिए, इसमें टेंशन जनरेट होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग और अ रोप अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स और टेंशन। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। ओके, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन द नेचर। फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। कॉन्टेक्ट फोर्स में नॉर्मल पढ़ा, टेंशन पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा। ओके, और बहुत सारे होते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी होते हैं, नॉर्मल,
टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो ऑब्जेक्ट साथ में ना हो, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ओके, क्या दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सन को मून को करता है, नेल्स को आयरन अट्रैक्ट कर लेता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ओके, वेट क्या होता है? वेट होता है mg। वेट क्या होता है? वेट बराबर होता है, वेट बराबर होता है w mg के बराबर। m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The weight of an object of mass m near the earth's surface is mg, where g is 9.8 meter per second square. Okay, it always directed towards center of earth। हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स डायरेक्ट किया जाता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ के टुवर्ड्स लगता है। ओके, वेट और मास में कुछ अंतर। मास क्वांटिटी है कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना क्वांटिटी है। वेट क्या है? कि वेट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक प्लैनेट पे अलग अलग होता है। जी बराबर हम लोग लिखते हैं gm/r²। ओके, तो ये मास ऑफ प्लैनेट हो जाता है और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट हो जाता है। एम मास ऑफ प्लैनेट, आर रेडियस ऑफ प्लैनेट, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मास ऑफ प्लैनेट, हर एक प्लैनेट का अपना मास होता है। अर्थ का मास कुछ और है, मून का मास कुछ और है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है। ओके, प्लैनेट या जिस ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं वहां पे जी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं, ये नॉर्मल केस है। ओके, a block of mass 2 kg on frictionless plane inclined at angle 60 degree with the horizontal is supported using a string attached to the body and held at an angle 60 degree to the plane. Compute the tension in the string. ओके, तब देखिए ना, इसमें सिंपल सी बात है। इसमें नीचे क्या लगेगा? mg। mg के दो कंपोनेंट, एक इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। टेंशन के भी दो कंपोनेंट, इधर एक t cos थीटा cos 60 और इधर एक t sin 60। ओके, तो mg sin 60, इधर mg sin 60, mg sin 60 is equal to t cos 60, तो t is equal to mg sin 60 upon cos 60। तो mg sin 60 को हम लिख सकते हैं √3/2 और cos 60 होता है 1/2। 2 कर जगह mg √3। ओके, मास दिया हुआ है 2, 9.8 × √3। सिंपल, इतना सिंपल तो है, हमें तो आनी चाहिए यार, बचपन में आनी चाहिए। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ओके, मोमेंटम देखो, अगर एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मोमेंटम है। जैसे लाइट के पास मोमेंटम होता है, वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको चला के आपको मारूं तो इसके पास भी मोमेंटम आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक मैं पत्थर से उस कांच वाले ग्लास को मारूं तो चकनाचूर हो जाएगा। वही गन के बुलेट से मारूं, गन से मारूं तो वो बुलेट होल करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बुलेट के पास मोमेंटम ज्यादा था और उस कांच के पास मोमेंटम कम है। अगर मान लीजिए एक ट्रक आ रही है जिसकी स्पीड 5 km/s है, ओके, 5 km/h है, आप उससे एक्सीडेंट होगा तो आप गिर जाओगे नॉर्मली। और एक कार आ रही है जिसका स्पीड 150 km/h है, आपको जब मारेगा ना तो आप पे जो उसका फोर्स का इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा होगा। ओके, आप निकल भी जाओगे फुर्सत से। मोमेंटम mb p + mb i कैप माइनस का mb j कैप, अगर इधर जा रहा है डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, इधर y है इधर x है। ओके, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। क्वेश्चंस मैं नहीं कराना, न्यूटन सेकंड लॉ पे आता है। क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, जल्दी से इस लेक्चर को खत्म करना है। ओके, अब देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड। देखो मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। बोलता है
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। ओके, यहाँ पे फोर्स आया कि इक्वल टू dp बाई dt, की 1 हो जाता है, फोर्स बराबर हम डायरेक्टली लिखते हैं dp बाई dt बिकॉज k इज एक्सपेरिमेंटली 1। ओके, तो फोर्स बराबर आया dp बाई dt। dp को मैं md लिख दूं क्या, फिर चेन रूल लगा दो, m को बाहर करो dv बाई dt कर दो, प्लस v को बाहर रखो dm बाई dt कर दो। ओके, dv बाई dt हो जाता है dv बाई dt दे देता है एक्सेलरेशन, प्लस v dm बाई dt। ओके, मास का चेंज हो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में तो dm बाई dt, और नॉर्मली देखा जाता है कि मास चेंज नहीं होता है तो इसे हम लोग जीरो मान लेते हैं। लेकिन कोई कभी होता है रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में मास का चेंज होता है, जैसे जैसे ऊपर रॉकेट जाता है वैसे वैसे मास घटता है तो उसका मोमेंटम इंक्रीज होता है। ओके, तो अभी फोर्स बराबर, अभी के लिए फिलहाल याद रखिए, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स केजी, वेट केजी अभी बोला जाता है, W इक्वल टू mg। ओके, अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, आप कोई भी एक्शन लगा रहे हो तो उसका अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे मैंने इसको जोर से मारा तो मैंने फोर्स लगाया तो इसके अपोज में एक और फोर्स लगाएगा और एक। ओके, आप इसको मारोगे तो आपको भी चोट लगेगा। ओके, मैं मान लो मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, उस दीवार को धक्का दे रहा हूँ, ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो दीवार भी मुझे धक्का दे रहा है। हम जब चलते हैं तो हम ग्राउंड को दबाते हैं, ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ये रिपेल करता है, रिपल्सन लगाता है जिससे हम आगे चलते हैं। ओके, अगर मान लीजिए ए वाला नीचे फोर्स लगा रहा है उतना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड कॉन्ट्रेरी रिएक्शन और द म्यूचुअल एक्शन ऑफ एनी टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वली एंड अपोजिटली डायरेक्टेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, एक्शन रिएक्शन, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर वर्ड बोथ एक्ट ऑन द सेम इंस्टेंट। एक्शन रिएक्शन मतलब होता है कि आप उधर फोर्स लगाओगे, आप मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो वो वाला ऑब्जेक्ट मुझे इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मैं गन को चला रहा हूं तो गन का जो रिकॉइल होता है वो पीछे की तरफ फोर्स लगता है और बुलेट आगे की तरफ जाता है। ओके, अब देखिए इस पे जब गिरेगा तो इस पे नीचे लगाएगा और ग्राउंड इस पे ऊपर लगाएगा। गन से बुलेट इधर छोड़ा और इस पे रिकॉइल इधर फोर्स लगा। ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर्स के बारे में, अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ में करता है। एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। एक्ट अलोंग द सेम लाइन के करता है। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे करता है। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। यही था एक्शन रिएक्शन। सिस्टम, टू एंड मोर ऑब्जेक्ट विच इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर्म अ सिस्टम। दो और दो से ज्यादा जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम एंड ट्रीटेड एज इंटरनल फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर्स एग्जिस्ट विद इन सिस्टम और इसे इंटरनल फोर्स बोलते हैं। ओके, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सिस्टम बाय द सराउंडिंग और कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। बाहर की तरफ सिस्टम पे जो फोर्स लगता है उसे एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ओके, ये सिस्टम है तो सिस्टम को मैं बाहर से धक्का दे रहा हूँ तो मैं तो बस एक फ्लोर को, ये फर्स्ट वाले को धक्का रहा हूँ तो फर्स्ट वाले सेकेंड वाले पे फोर्स लगा रहा है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स ये लगा रहा है और इंटरनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं कार में ही बैठ के कार को धक्का दे रहा हूँ, कार में बैठ के कार को धक्का दे रहा हूँ तो उसके लिए मेरे लिए वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। लेकिन कोई मैं बाहर से कार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ओके, नोट ऑल सरफेस कंसीडर एज स्मूथ, सारे सरफेस को स्मूथ कंसीडर किया गया। ओके, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके बना लीजिएगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एड अप टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो हो जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। थैंक यू। मैं 2 मिनट में आया, आई विल कम बैक इन विद इन 2 मिनट्स, जस्ट वेट।
ओके, तो मोमेंटम कंजर्व कब कर होता है कि जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, जैसे P इनिशियल P फाइनल यहाँ पे होगा किसका, ये अंदर रखे गए हुए ऑब्जेक्ट का, और इसमें भी P इनिशियल P फाइनल के बराबर कब, जब इसका अंदर रखे हुआ है। ओके, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। ओके, P इनिशियल m इंटू वी सेंटर ऑफ मास, P फाइनल m इंटू वी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, तो इंटरनल मोमेंटम कंजर्व वहां पे कर सकते हो, इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, अभी यहीं पे एक बात आती है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। ओके, जिस तरह फोर्स होता है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में, उसी तरह रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। टॉर्क का काम होता है मोशन में लाना, फोर्स का काम होता है मोशन में लाना, फोर्स का काम होता है रेस्ट में लाना, टॉर्क का काम भी होता है रेस्ट में लाना। तो फोर्स और टॉर्क एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी है, मतलब एक जैसा ही है, बस एक है कि एक लीनियर मोशन में लगता है, ओके, ट्रांसलेशनल मोशन में, दूसरा एक्ट करता है जब रोटेशनल मोशन की बात किया जाता है। उसी तरह लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम भी, ओके, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है एम भी आर साइन थीटा। एक कब कंजर्व होता है, जब टॉर्क नेट जीरो हो। एक कब कंजर्व होता है, जब एफ नेट जीरो हो, एक्सटर्नली। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P एक्सटर्नल सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तो देन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का F एक्सटर्नल जीरो हो तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। P इनिशियल सिस्टम का इक्वल टू P फाइनल। ओके, मोमेंटम कंजर्व अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। Px इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू Px फाइनल, Py इनिशियल इक्वल टू Py फाइनल, ओके, Pz इनिशियल इक्वल टू Pz मोमेंटम फाइनल, आप कंजर्व कर सकते हो। यही है क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस है, मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि मुझे टॉपिक जल्दी खत्म करना। इंपल्स होता है द चेंज इन मोमेंटम suffered by a system due to action of force for an infinitely small amount of time is the impulse, it is given by a force to the system. Okay, initial velocity time dt, okay, final velocity, ओके, dt टाइम के लिए लगे तो वहां पे इंपल्स हो जाता है। इंपल्स मींस मान लीजिए आप देखते हो, आप अगर छत पर से नॉर्मल फ्लोर पे कूदो तो आपके पैर में चोट लगते हैं, लेकिन वही छत पर से अगर सैंड पे जंप करो तो आपको फोर्स क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा, ना के बराबर। आप देखते हो क्रिकेटर जब कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे घेरते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, स्मॉल टाइम के लिए वो फोर्स लगता है, इंपल्स जनरेट करते हैं जिसका उनका फोर्स का इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है। ओके, फोर्स बराबर होता है, इंपल्स बराबर होता है आई बराबर होता है एफ डी टी। इंपल्स को आई से नहीं जे से डिनोट किया जाता है, जे बराबर होता है फोर्स इंटू डी टी। तो फोर्स बराबर बिल्कुल लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी। ओके, इंपल्सिव फोर्स एक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, ओके, सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम करता है, हल्का सा चेंज करता है मोमेंटम में, शॉर्ट टाइम के लिए लिखता है इंपल्सिव फोर्स। ओके, अब देखिए यहाँ से एक बॉल आया, टकराया, टकराने के बाद चला गया, तो हम इसका दो कंपोनेंट लेंगे, x वाला और y वाला। ओके, फोर्स होता है 2mb cos थीटा अपन 0.1 टाइम के लिए, इंपल्स हो गया, इंपल्स बराबर हो गया फोर्स बराबर हो गया j अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा j अपॉन डेल्टा टी। Okay, the momentum time graph of a particle. Okay, momentum time graph of particle is given. Calculate fa by fv. तो fa by tan 30 by tan 60 कर दीजिए, tan 30 by tan 60 कर दीजिए, आपको आ जाएगा fa by fv। आगे देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका मास m है, तो इस पे जो सारे फोर्स लग रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो फ्री बॉडी डायग्राम बना देगा।
उस पे सारे फोर्स अच्छे से कंपोनेंट के साथ लिख दीजिए। जैसे मैं एक बात करता हूं आपसे, एक ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या लगेगा mg, अगर फ्लोर पे रखा गया हुआ है तो नॉर्मल, ओके, अगर इधर फोर्स लग रहा है F तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ओके, हम यहाँ से नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल इक्वल टू mg, अगर बॉडी रेस्ट में हो, एक्सेलरेशन 0 हो तो ओके, F इक्वल टू फ्रिक्शन। समझ में आया? अगर मान लीजिए एक और फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ए थीटा के साथ इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, सारा फोर्स इस पे लिखिए। तो सबसे पहले इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ओके, इधर लगेगा नॉर्मल, ए mg है तो ए थीटा है तो ए थीटा, तो इधर लग जाएगा mg cos थीटा, इधर रहेगा mg sin थीटा, इधर लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर नॉर्मल बराबर मुझे लिखना हो तो नॉर्मल बराबर मैं लिख सकता हूँ mg cos थीटा, और फ्रिक्शनल बराबर लिख सकता हूँ mg sin थीटा, ओके, mg sin थीटा। क्लियर है? अगर इसका नेट एक्सेलरेशन 0 है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यही है, सारी बातें लिखी गई हुई है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब देन ऑल द फोर्सेस, नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 लग रहा हो तो बॉडी कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ओके, F सिग्मा x y 0 हो, x में 0 हो, z में 0 हो, सबमेशन ऑफ फोर्स, देन हम वहां पे बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ओके, FBD टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, दो ब्लॉक्स जब कांटेक्ट में हो, तो एक B है और एक A है, तो B पे नीचे क्या लगेगा mg, ओके, और ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल, ओके, और A पे नीचे लगेगा mg और ग्राउंड लगाएगा। इसको अगर सिस्टम मान ले आइसोलेटेड, ड्रॉ द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को दे, चूज द एक्सेस एंड रिजॉल्व, वही करेंगे हम लोग। ब्लॉक कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, अगर ब्लॉक को हम लोग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए तो उस पे क्या होगा, अगर मान लीजिए जितना रस्सी होंगी उतना टेंशन लगेंगे। ओके, समझते हैं। एक ब्लॉक ए है, इसका m1 लिख देते हैं, एक दूसरा है, इसको m2 लिख देता हूं, एक तीसरा है, इसे m3 लिख देता हूं, इसे f4 से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं। ओके, तो सारे का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, इधर टेंशन लगेगा m1 पे, ये टेंशन इसमें जनरेट होगा, यहाँ T1 लग जाएगा, यहाँ पे टेंशन T2 लग जाएगा, और यहाँ पे टेंशन लगेगा क्योंकि फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, अब बॉडी अगर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन से इधर जा रही है तो मैं लिख सकता हूँ इधर एक्सेलरेशन इधर है और T1 भी इधर लग रहा है, तो ओके, T1 बराबर आई कैन राइट T1 इक्वल टू m1 इंटू a। ओके, अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m2 का एक्सेलरेशन इधर है, T2 इधर लग रहा है, T1 इधर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ नेट फोर्स, अगर बॉडी इधर जा रही है तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू m2a। अब m3 पे देखा है, m3 पे फोर्स इधर लग रहा है और T3 इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट का इधर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि F नेट F माइनस T3 इक्वल टू m3a। ओके, अब एक और बात आता है कि देखिए यहाँ पे 4 और नॉन है, टेंशन T1, T2, T3 और एक्सेलरेशन m1, m2, m3 गिवन रहता है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है F नेट अपॉन m टोटल, टोटल मास। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे आसानी से।
ओके ये सब क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कम है इसलिए। ब्लॉक्ड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है तो सिंपल सी बात है, इधर लग जाएगी mg, सॉरी नीचे लग जाएगी mg, इधर लग जाएगा mg cos थीटा, इधर लग जाएगा mg sin थीटा। y वाला कंपोनेंट हो जाएगा नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, और इधर अगर मान लीजिए कोई फोर्स नहीं है तो इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा के बराबर। वही लिखा गया है, वही कंपोनेंट तोड़ा गया है, आपको तोड़ने आना चाहिए। ओके वर्टिकल मोशन ऑफ अ ब्लॉक, ओके वर्टिकल कोई ऊपर जा रहा है तो इसमें नीचे लगेगा mg, ओके ऊपर लगेगा, इसमें लगेगा टेंशन, इधर लग रहा है F, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F माइनस M1 का M2 का बना है तो नीचे M2G ऊपर AY टेंशन, तो लिख सकते हैं टेंशन माइनस M2G इक्वल टू M2AY। ओके टेंशन इक्वल टू MTG प्लस AY, तो टेंशन इक्वल टू M2G इफेक्टिव। अब 1 kg वाला पर दिख रहा है, नीचे लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है F, तो F माइनस M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1Y। ओके ये सारा सॉल्व कीजिएगा आपको मिल जाएगा। वर्टिकल मोशन का है, इन बात है अपने कॉन्सेप्ट पे आना। पुली, पुली प्रॉब्लम्स, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही है पुली के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके तो इंजेक्शन बांधते हैं पुली में, पुली क्या होता है आप देखे होंगे ना, कुआं से जब पानी खींचते हैं, पुली क्या करता है कि हमारे फोर्स के इफेक्ट, फोर्स को रिड्यूस करता है, इफर्ट को रिड्यूस करता है। पुली का काम होता है कि हमारे जो इफर्ट लग रहा है उसको कम कर रहा है। मेरा इफर्ट लग रहा था, नॉर्मली लिखना पड़ता था, मैं 5-10 एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता था, जैसे ही मैंने पीपीटी बना के शुरू किया मेरा इफर्ट कम हो गया, बस लिखा रहता है, मुझे एक्सप्लेन करना रहता है, अदर थिंग्स मुझे कुछ करना रहता नहीं। ओके तो पुली क्या होता है, द रोप इज मासलेस, पहला एजम्पशन और इन एक्सटेंसिबल। रोप इसलिए मासलेस लेते हैं क्योंकि रस्सी का भी मास होता है, हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि मासलेस होता है, और इनएक्सटेंसिबल यानी कि उसमें खिंचाव नहीं आएगा। ओके दे पुली इज लाइट मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, पुलिस को भी लाइट और मासलेस और फ्रिक्शनलेस मानते हैं। चलिए यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड है, ओके यहाँ पे पुली फिक्स्ड है, इधर से फोर्स लगाओगे नीचे इसको, इससे टेंशन जनरेट होगा। अब इसमें पुली भी सिंगल मूवेबल पुली है, ओके यहाँ पे भी सिंगल फिक्स्ड है, सिंगल मूवेबल पुली है। अब देखिए इसमें टेंशन जनरेट होगा, ऊपर नीचे लगेगा mg, इसमें भी यही टेंशन जनरेट होगा। ओके इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगा, इधर भी टेंशन ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे भी एक टेंशन जनरेट होगा, ये टेंशन हो जाएगा 2t के बराबर, tt a2t, यही लिखा हुआ है, a2t के बराबर टेंशन जनरेट हो गया। ओके स्टेप्स टू सॉल्व, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ले लेंगे, ओके डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ले लेंगे। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ऑल मासेस इफ रिक्वायर्ड, रिजॉल्व द फोर्स अलोंग द एक्सिस। ओके अब देखिए एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक पुली है, पुली को ऊपर से हिंग कर दिया गया है, इस पुली से 2 मास अटैच कर दिया गया है, एक M1 है और एक है M2, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि M2 इज लेस देन M1। ओके अब आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी एक्सेलरेट किधर करेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा, जिधर ज्यादा हेवी मास है, तो M2 ज्यादा है, M2 कम है M1 से, तो बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। ओके तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, पहले मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये M1 है, M1 जा किधर रहा है, नीचे, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लगेगा, आई कैन राइट mg M1g माइनस टेंशन इक्वल टू M1a। ओके दूसरा मैं M2 का बना दे रहा हूँ, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है M2g, ओके जा रहा है ऊपर, आई कैन राइट T माइनस M2g इक्वल टू M2a, वेरी सिंपल। ओके दोनों को ऐड कर दो तो टेंशन, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ओके दोनों को ऐड कर दिए तो टेंशन कैंसिल हो गया, तो M1g माइनस M2g इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू a, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एट M1g
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 गलत गलत गलत, सही है, इंटू जी, सही है, सही सही सही। ओके, अब टेंशन की बात आई तो एक्सेलरेशन को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से आपको टेंशन मिल जाएगा। तो चलिए सर रख देते हैं। एक इक्वेशन में रख दिया मैंने, एक्सेलरेशन को उठा के किस में रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ। तो t माइनस m2g इक्वल टू m2, एक्सेलरेशन आया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, तो t2 इक्वल टू ओके m2 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g प्लस का m2g। ओके, सॉल्व करोगे, सॉल्व करना, अपना आंसर टेंशन मिल जाएगा, यहां से सॉल्व टेंशन मिल जाएगा। ओके, यही कहानी है, सॉल्व करो। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, यहां से हमें टेंशन मिल जाएगा, याद भी रख लेना। ओके, याद भी रख लेना आप आराम से। अब बात करते हैं कांस्टेंट मोशन, यानी कि रस्सी के साथ जो दूसरा बॉडी भी चल रहा होगा उसी को बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन यानी कि ये नीचे जा रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा। ओके, बेस ब्लॉक रिवॉर्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन, बेस ब्लॉक पुली स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन। ओके, अब देखो जब इस पे फोर्स लगाएंगे इस पे तो ये वाला भी चलेगा, ये आगे बढ़ा तो ये इधर बढ़ेगा। ओके, सारे को कंपोनेंट तोड़ते जाओगे आप, सॉल्व हो जाएगा। ओके, भी इसे इधर जाएगा, भी ऐसे नीचे आएगा। ये सब क्वेश्चन है, आप कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को खत्म कर देंगे। मुश्किल से ज्यादा नहीं, कुछ ही पेज बचे हुए होंगे। ओके, एग्जिट कर देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक